Everyone, good evening and good evening. So welcome back to your very own YouTube. This is your educator Deepika ma'am over here. So economics on your tips का टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड सारे अपडेट्स एंड ऑल आपको यहीं मिलते हैं। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हमारी होती है ना बेटा, वो सारी क्लासेस से रिलेटेड आपको अपडेट्स, जितने भी पीडीएफ वगैरह हम लोगों को भेजने होते हैं या जो भी नोटिफिकेशन लिंक्स हम भेजते हैं वो हम इसी टेलीग्राम चैनल पे भेजते हैं। तो यार अभी तक नहीं ज्वाइन किया, गो एंड ज्वाइन इट नाउ। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है, प्लीज जाके इस प्रोफाइल को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज योर एजुकेटर दीपिका उतानी, और आपको यहाँ पे अन अकेडमी पे इसको अगर फॉलो करोगे तो स्पेशल क्लास के नोटिफिकेशन एंड ऑल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मेरे बारे में भी थोड़ा सा जान लो भाई। ठीक है, टीचर के बारे में भी थोड़ा सा जानना बनता है ना। सो दिस इज योर एजुकेटर दीपिका ग्वालानी। आई एम अ CS. I have also completed MBA, MCom and MA in economics. I had AIR in CS final. I am a gold medalist in commerce stream, having 9+ years of teaching experience. Okay, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, उसको जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, अन अकेडमी आपको दो तरह के सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। एक है हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा हमारा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एक है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा हमारे पास कौन सा है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जो हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है ना, उसमें आपको घर बैठे कंफर्ट में क्लासेस अटेंड करने का मौका मिल रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है सारे कोर्सेज का। मतलब आप एक सब्जेक्ट नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ पाओगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे। रेगुलर डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज। ये सारे के सारे बेनिफिट्स व्हाट आपको एक सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे। और प्राइस देखो कितना नॉमिनल सा प्राइस है। 6 मंथ का प्राइस है 9,1500 पर मंथ, राइट। 9 मंथ का प्राइस है आपका 1300 पर मंथ, और 12 मंथ का प्राइस है आपका 1125 पर मंथ। कितना नॉमिनल सा प्राइस है। एंड इसमें भी अगर आप DEEPI कोड लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 10% ऑफ आपके सारे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, अन अकेडमी कॉम्बैट हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, और इसी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये जो टेस्ट है ना, इसमें बहुत सारी अमेजिंग स्कॉलरशिप्स है। अगर आपका 1 to 3 रैंक आ गया तो इन दैट केस आपको 1 साल की पूरी सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगी, प्लस सब्सक्रिप्शन। 4 to 10 रैंक में 75% स्कॉलरशिप, 11 to 50 में 50% एंड 51 से 150 में 25%। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड DEEPI because this code is going to give you 10% off as well as free entry to this combat exam। बिल्कुल फ्री एंट्री है। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाता है पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट के साथ कनेक्ट, स्टडी प्लानर और सारे प्लस के बेनिफिट्स भी आपको यहीं मिल जाएंगे। तो कितने अमेजिंग यहाँ पे आपको ऑफर्स मिल रहे हैं। और 3 मंथ का प्राइस है 3600 पर मंथ, 6 मंथ का है 2550 पर मंथ, 9 मंथ का 2300 पर मंथ और 12 मंथ का 2100 पर मंथ। और जितने ज्यादा मंथ का लोगे ना तो पर मंथ कॉस्ट आपका कम होता जाएगा। DEEPI कोड लगाओगे क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ। ठीक है, तो जो गो एंड ज्वाइन योर सब्सक्रिप्शन नाउ, टेक योर सब्सक्रिप्शन नाउ। अगर आपको वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। डबल धमाका वीक चल रहा है, एक डाउट पूछोगे तो अन अकेडमी सरप्राइज मिल सकता है, और 10 डाउट्स पूछोगे तो 15 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, आस्क डाउट फीचर के लिए जस्ट हैव टू गेट अन अकेडमी लर्निंग ऐप। वहां पे अपने डाउट का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दो, और वहां पे जैसे ही सब्जेक्ट चूज करोगे आपको वीडियो की फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so today what we are supposed to do is we are going to revise organizing chapter. The whole organizing chapter we are going to do. Basically this chapter is going to be in your term 1 exam, और ये organizing chapter आपकी बुक का chapter number 5th है, right? आज जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो मैंने NCERT से लिया है। ये पूरा जो हमने यहाँ पे शो कर रही हूँ ना, that is NCERT. Why I am taking NCERT? Because इस chapter के अंदर जो आप लोगों के MCQs आएंगे, उन MCQs के अंदर organizing chapter के NCERT की lines एज इट इज उठ के आ जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपन ऑर्गेनाइजिंग का रिवीजन एनसीईआरटी से करते हैं,
क्योंकि इस एनसीईआरटी की लाइन्स है कुछ, वो लाइन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग दी एनसीईआरटी सो दैट वी कैन हैव अ लुक कि एनसीईआरटी में क्या क्या लाइन्स दे रखी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज मीनिंग। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मीनिंग, राइट। मीनिंग क्या होता है, लेट मी टेल यू। सी, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ऑर्गेनाइजिंग ना सेकेंड स्टेप होता है। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मैनेजमेंट का क्या है, सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप हमारा है प्लानिंग। ठीक है, आफ्टर प्लानिंग वी हैव व्हाट, वी हैव ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर प्लानिंग। मतलब जब प्लान्स बन गए, अब हम क्या करेंगे, उन प्लान्स को एक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे, राइट। तो बेसिकली अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग एग्जैक्टली इज, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है इट इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स by clarifying the jobs and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired result. Basically ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो प्लान्स हमने बनाए हैं उन प्लान्स को हमको ऑर्गेनाइज उन प्लान्स को हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है। और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, डिपार्टमेंट्स बना के, उनको अपनी रोल बता के, उनकी क्लैरिटी करके कि भाई आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें जब हम क्लैरिटी करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ओके तो ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजिंग एक वो प्रोसेस है जो जॉब्स को आइडेंटिफाई करता है, क्लैरिफाई करता है, ताकि हम हमारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके और हम हमारे ऑब्जेक्टिव के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अच्छी तरह से फिल कर सके। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मीनिंग हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स है, देयर आर 4 स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, राइट। देयर आर 4 steps in the organizing process. What are those 4 steps? Let's have a look. सबसे पहला स्टेप, सी whenever we want to do organizing, एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारे काम होते हैं, राइट। तो उस बिजनेसमैन के जो काम है उनको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी काम है उसने सारे काम क्या कर दिए, लिख दिए कि ये काम नंबर 1 है, ये वर्क नंबर 2, वर्क नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी काम थे उसने सबसे पहले तो उन काम को आइडेंटिफाई किया और उसने लिख लिए। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। किसका, फर्स्ट स्टेप है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। कि सबसे पहले आप क्या करो, आप वर्क को क्या करो, आइडेंटिफाई करो और उस वर्क को अकॉर्डिंग टू द नेचर क्या कर लो, अकॉर्डिंग टू द नेचर डिवाइड कर लो कि हाँ कौन सा काम किसके थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल टास्क। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या क्या काम होते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता होगा, मार्केटिंग का होता होगा, रॉ मटेरियल परचेज होता होगा, फाइनेंस का काम होता होगा। तो आपने पूरे काम को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में अभी तो आइडेंटिफाई करके क्या किया है, सिंपली आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर दिया है। और ये डिवाइडेशन का बेसिक पर्पस क्या है कि कोई भी काम एक ही बार हो। ठीक है, किसी भी काम का बर्डन एक ही पर्सन के ऊपर आए। काम अगर बहुत सारे लोगों को डिवाइड हो जाएगा ना तो क्या डुप्लीकेशन के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ये स्टेप नहीं परफॉर्म करते, ठीक है, अगर अपन ये स्टेप नहीं परफॉर्म करते तो कितने लोग परचेज का काम कर रहे होते, कितने लोग फाइनेंस का काम कर रहे होते। मतलब 4 लोग तो प्रोडक्शन का ही काम कर रहे हैं, 4 लोग सिर्फ फाइनेंस का काम कर रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मेन टारगेट ही यही है कि काम 2 बार ना हो जाए और सिंपली हम मैनेजेबल टास्क में वर्क को डिवाइड कर रहे हैं सो दैट वी कैन अचीव आवर टारगेट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, प्रॉपर वे से काम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। दिस इज द सेकंड स्टेप। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, जो सिमिलर नेचर के काम है। ठीक है, आपने जैसे आइडेंटिफाई किया, उस आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप 10 काम आपने आइडेंटिफाई किए थे। उन 10 काम में आपको लग रहा है कि यार 10 काम में से 4 काम तो परचेज डिपार्टमेंट के हैं, मतलब परचेज से रिलेटेड है। तो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क जो होता है, सिमिलर नेचर एक्टिविटीज को आप क्या करोगे, आप उनको ग्रुप कर लोगे। तो बेसिकली डिपार्टमेंटलाइजेशन एक ग्रुपिंग प्रोसीजर है। ग्रुपिंग प्रोसीजर का मतलब जो सेम नेचर के वर्क है उनको आप एक ग्रुप में क्लब कर लो और उसको एक डिपार्टमेंट नाम दे दो। ठीक है, तो देखो एक बार जब हमने वर्क को डिवाइड कर दिया स्मॉलर स्मॉलर टास्क में, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, द ग्रुपिंग प्रोसेस। ठीक है, ये जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ग्रुपिंग प्रोसेस, इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। डिपार्टमेंट्स को हम क्रिएट करें ताकि सेम नेचर के वर्क को सेम तरीके से हम लोग कर सके। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। देखो अब आपने वर्क आइडेंटिफाई कर लिया, आपने डिपार्टमेंट्स बना लिए, हर डिपार्टमेंट का हेड भी तो बनाओगे ना, राइट। आपने ड्यूटीज असाइन कर दी, आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको हर डिपार्टमेंट का हेड भी तो बनाना पड़ेगा ना।
तो जो एम्प्लॉय जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन रख रहा है, जो एम्प्लॉय केपेबल है उस काम को करने के लिए, आप उसको उस डिपार्टमेंट का हेड बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या है, यहाँ पे आप वर्क को आइडेंटिफाई तो आप कर चुके हो, डिपार्टमेंट भी बना चुके हो, यहाँ पे आप एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो या एम्प्लॉय को बुला रहे हो कि आके इस काम को संभालो। So it is necessary to define the work of different, just a second. It is necessary to identify different job position and accordingly allocate work to various employee. हम यहाँ पे बड़े बड़े जो जितने भी एम्प्लॉयज हमारे पास है उनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क असाइन कर रहे हैं। अभी तक हमने आइडेंटिफाई किया, डिपार्टमेंट्स बना लिए, नाउ वी आर गोइंग टू असाइन दी वर्क, राइट। दिस वाज द फोर्थ स्टेप। Now coming to the this was the third step. Now coming to the fourth step. What is the fourth step? Just have a look. Establishing reporting relationship. देखो आपने एम्प्लॉय को काम भी दे दिया, सिर्फ काम देना काफी नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ड्यूटीज असाइन करना काफी नहीं होता है, उनको ये भी बताओ कि वो ड्यूटीज को कंप्लीट करके वो किसके लिए आंसरेबल है। ठीक है, वो ड्यूटीज को कंप्लीट करके वो किसको रिपोर्ट करने वाले हैं, किससे उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, किनकी रिस्पॉन्स, किससे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, वो किसके लिए अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, तो ईच इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु इज वर्किंग should also know who he has to take order from and to whom he is accountable. वो किसके लिए अकाउंटेबल है, उनको किससे ऑर्डर लेने हैं, ये दोनों चीजें उसको पता होनी चाहिए, राइट। तो दिस वाज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, 4 स्टेप का प्रोसीजर है। ओके, सो लेट अस मूव अहेड नाउ। Okay, so this was the first topic. Now coming to the second topic. What is the second topic? Second topic is importance of organizing. See, what is the next step in this chapter? What is the next important topic that is in this chapter is importance of organizing. अभी तक हमने क्या पढ़ा? Process of organizing. 4 steps were there. 4 steps we have completed. Now next topic we have is organizing की importance. कि why organizing is important. When we are doing organizing in an organization, तो उसके कुछ तो benefit होंगे, otherwise ये step दिया ही क्यों है? कुछ तो उसके बेनिफिट होंगे ना, अदरवाइज ये स्टेप दिया ही क्यों है। तो पहला बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो क्या होता है, हम ना ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय को काम देते हैं तो जो एम्प्लॉय जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दिया जा रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक एलोकेशन कर रहे हैं जॉब्स का अमंग दी वर्कफोर्स। ठीक है, इससे वर्कलोड भी कम हो जाएगा और जो वर्कर जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो हम उसको वही काम दे रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा रीजन है, स्पेसिफिक वर्कर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस विल बिकम ऑटोमेटिकली ही विल बिकम स्पेशलाइज ना। एक काम को एक बंदा इतनी बार करेगा तो स्पेशलाइज तो बनेगा ही। क्लियर, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस हो रही है ना उसकी। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट व्हाट वी हैव इज, सेकंड पॉइंट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, सबको पता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, हमने क्लैरिटी रखी है, हमने ड्यूटीज असाइन की है, हमने वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पे जब हम वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं तो क्लियरली बताता है कि व्हाट इज योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, हु टू whom you are going to report, there is no confusion। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं कि ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन आपको किससे मिलने वाले, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी ऑर्डर दे रहा है, नो, देयर इज अ क्लैरिटी कि यस दिस इज द बॉस, दिस इज द एम्प्लॉय, he the employee is going to take order from the boss, he is going to be answerable to the boss। ये सारी चीजें हमने पहले से ही क्लियर कर दी है। तो देयर इज अ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप जिससे कंफ्यूजन को हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी इन ऑर्गेनाइजिंग वी ट्राई टू क्रिएट डिपार्टमेंट्स, व्हाई दिस डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, ताकि हम लोगों का कोई भी काम डबल बार ना हो। यही हो रहा है ना, हम प्रॉपरली ड्यूटीज को असाइन कर रहे हैं ताकि हमारा जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो, हम हमारे रिसोर्सेज को क्या कर सके, अच्छे से यूटिलाइज कर सके और हम ओवरलैपिंग को अवॉइड कर सके। यू नो व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक काम जब 2 बार हो जाता है तो उसको डुप्लीकेशन को ओवरलैपिंग बोला जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में वी आर क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स, वी आर डिवाइडिंग दी वर्क सो दैट हम हमारे रिसोर्सेज को भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके और हमारे जो रिसोर्सेज है वो डबल बार यूटिलाइज भी ना हो। डुप्लीकेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होने ही है। ओके, दिस वाज द थर्ड पॉइंट। अब अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, अडेप्टेशन टू चेंज। ठीक है, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड। तो द फोर्थ पॉइंट इज अडेप्टेशन टू चेंज। देखो चेंज का मतलब होता है कोई भी एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है और अडेप्टेशन का मतलब होता है ढालना। हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को चेंजेस को अकोमोडेट करने में हेल्प करता है। मार्केट में कोई भी चेंज हुआ,
आप रिसोर्सेज बदलो, वर्क को आइडेंटिफाई करो, नया डिपार्टमेंट क्रिएट करो, काम हो गया आपका। क्लियर? तो हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, इट अलाउज अ बिजनेस फर्म एंटरप्राइज टू accommodate changes in the business environment. It allow the organization structure to be modified. ठीक है, हम मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफिकेशन के थ्रू इजीली अपने आप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इससे क्या होगा, हम इजीली ग्रो भी कर पाएंगे, सर्वाइव भी कर पाएंगे इन स्पाइट ऑफ दी चेंजेस। तो ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को अडेप्ट करने में। जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, सिंपली आप अपने स्ट्रक्चर में उस चेंजेस को ला सकते हो, अगर आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम लेके बैठे हो तो। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है चेकिंग करना, कंट्रोलिंग करना, मैनेज करना, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग में सब तो क्लियरली डिफाइन हो गया कि ये डिपार्टमेंट है, ये बंदा इस डिपार्टमेंट का हेड है, ये बंदा इसको रिपोर्ट करने वाला है, ये एम्प्लॉय इसको रिपोर्ट करना है। तो ये इससे क्या रहेगा, इससे आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? देयर इज अ क्लैरिटी, देयर इज अ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, देयर इज नो कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। जब ये सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम आराम से हमारा काम कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, हम हमारा काम आराम से कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन इजीली हो जाता है, मतलब मैनेज इजीली कर सकते हैं लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। सी इन ऑर्गेनाइजिंग वी आर गोइंग टू क्रिएट स्पेशलाइजेशन, वी आर फोकसिंग ऑन दी स्पेशलाइजेशन। हर काम उसी पर्सन को दिया जाएगा जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, वर्कलोड भी उतना ही दिया जाएगा जितना वो हैंडल कर सकता है। मैनेजर को मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। एक काम रिपीटेटिव नेचर में परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका स्पेशलाइजेशन भी बढ़ेगा, उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग दी मैनेजर्स। ठीक है, और हम जब प्रॉपर डेलीगेट करते हैं, जब हम उनको ऑर्डर्स देते हैं, जब हम उनको पावर्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं यार उनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा, और साथ में वो एक इफेक्टिव डिसीजन भी ले सकते हैं। समझ गए क्या सब लोग? तो ये हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल वाला पॉइंट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली ग्रो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है तो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ग्रो कर सकता है। सिंपली उनको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड डाइवर्सिफाई एन एंटरप्राइज बाय इनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप अ न्यू चैलेंज। सिंपली अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस पेट्रोलियम चलता था, फिर टेलीकम्युनिकेशन आया, फिर डिजिटल आया, फिर फुटप्रिंट्स आया, फिर ग्रोसरी आया। ये एक एक डिपार्टमेंट इन्होंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। सिंपली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ था, उस स्ट्रक्चर में चेंजेस करते गए और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाते गए। तो ये चीज है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, जो टॉपिक हमारे पास है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सी वैसे तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बट बोर्ड हैज डिलीटेड 2 टाइप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। So now what you are supposed to do is you are supposed to study only and only 2 types of organization structure. Basically organization structure होता क्या है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है, इट इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म। देखो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ क्योंकि डेफिनेशन 1 मार्क में आती है। ठीक है, एमसीक्यू में आ जाती है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ये हमारी डेफिनेशन होती है। सिंपल, इतनी डेफिनेशन भी आपको याद रहेगी तो एग्जाम में आपको पता रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, अब अगर आगे बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट्स में यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो हम लोगों को देखना है। पहला हमारे पास है फंक्शनल और दूसरा हमारे पास है डिविजनल। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमने कैसे डिजाइन किया है, कौन ऊपर हेड है, कौन उसके नीचे वर्क कर रहा है, क्या सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो पहला हमारा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा है डिविजनल स्ट्रक्चर। 2 तरह की स्ट्रक्चर है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। इफ वी टॉक अबाउट फंक्शनल, ठीक है, अगर हम फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। व्हेन यू आर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म, समझ रहे हो, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो कि व्हाट आर द फंक्शंस दैट यू नीड टू परफॉर्म,
देन इन दैट केस उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाएगा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक्टिविटीज के बेसिस पे डिवाइड करें ऑर्गेनाइजेशन को, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे डिवाइड करें, सिमिलर जॉब्स के बेसिस पे डिवाइड करें, तो उसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग these major functions as separate department creates a functional organization। क्लियर है क्या? अब देखो, इसके अंदर बेसिकली जो हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे ना, वो फंक्शंस के बेसिस पे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, परचेजिंग हो गया। हमने डिपार्टमेंट किस बेसिस पे बनाए? हमने डिपार्टमेंट्स बनाए फंक्शंस के बेसिस पे। ये जो चारों चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये डिपार्टमेंट किसके बेसिस पे बने? ये डिपार्टमेंट फंक्शंस के बेसिस पे बने, परफॉर्म जॉब्स की बेसिस पे बने कि कौन कौन सी जॉब आपको परफॉर्म करनी है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। If we talk about the advantages of functional structure, कि what are the advantages, just have a look कि क्या क्या advantages इस functional structure को मिलते हैं। सबसे पहला advantages specialization। कौन सा specialization? occupational specialization। हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा ऑक्यूपेशन जो काम हम करते हैं उसको ऑक्यूपेशन बोला जाता है, फंक्शनल में क्योंकि हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्पेशलाइजेशन आएगी? हमारी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आएगी। क्लियर? तो फंक्शनल के अंदर वी आर क्रिएटिंग अ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, मतलब वो काम स्पेशलाइज्ड वे में परफॉर्म होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है? डिपार्टमेंट के अंदर का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन विल बी टू गुड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट है? प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। इट इज नॉट इंटर डिपार्टमेंट, इट इज विद इन अ डिपार्टमेंट। डीमेरिट में तुम लोग पढ़ोगे कि ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेजिंग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर का कोऑर्डिनेशन विल बी वेरी ऑसम। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ोगे। मेरिट में ये बोला है कि डिपार्टमेंट के अंदर का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, और डीमेरिट में एक पॉइंट आएगा कि डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। So this was the second point of advantages. What is the third point? Third point is increasing managerial and operational efficiency। कि सिंपली एक काम एक ही बार हो रहा है तो कॉस्ट तो कम होगी ही। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज का काम है तो सिर्फ वो परचेज डिपार्टमेंट ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। हर काम स्पेशलाइज वे में हो रहा है, हर काम एक ही बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंप्रूव होगी ना। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पॉइंट इज गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स। मतलब कोई काम दो बार नहीं हो रहा है, हर काम एक ही बार हो रहा है, तो आपके एफर्ट्स भी सेव हो गए, आपके एम्प्लॉयज को भी पता है कि उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय become easier as the focus is only on the limited range of skills। देखो यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो वो एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिर्फ उन्हीं का काम हैंडल करता है, तो मतलब उस एम्प्लॉय को सिर्फ उस डिपार्टमेंट का काम सीखना है। यहाँ पे सीखने के लिए कम है चीजें, ठीक है, इसीलिए उसको इजीली ट्रेन किया जा सकता है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें परचेज, सेल, सारा काम एक ही एम्प्लॉय को करना होगा, तो उस केस में उसकी ट्रेनिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि उसको सारे डिपार्टमेंट्स का काम सीखना होगा। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा तो उसको सिर्फ उसी लिमिटेड डिपार्टमेंट के जो वर्क है उनको सीखना है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्क होगा वो इजीली हो जाएगा और ट्रेनिंग भी बहुत प्रॉपर हो जाएगी। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंस जो यहाँ पे दे रखा है वो ये बोल रहा है डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हर फंक्शन को अपनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, कोई भी फंक्शन नेग्लेक्ट नहीं हो रहा, एवरी फंक्शन इज हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस एंड इट्स गेटिंग इट्स ओन अटेंशन। कोई भी फंक्शन नेग्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने डिपार्टमेंट ही बना दिए, हर फंक्शन के तो डिपार्टमेंट बना दिए, तो नेग्लेक्ट कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट व्हाट वी हैव डिसएडवांटेजेस। ठीक है, हमने एडवांटेजेस तो देख लिए। Now let us have a look at the disadvantages as well कि what are the disadvantages। तो देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? ओवरऑल एम्फेसिस साइड हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है कि ओवरऑल एम्फेसिस क्या हो जाता है? साइड साइड हो जाता है। हर डिपार्टमेंट
अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट यार, व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये देखो, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल एंटरप्राइजेस, वो सिर्फ अपना 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 सोचते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन को मिल रही है, उसको ओवर एम्फेसाइज कर दिया और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट साइड हो गया। हर डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं अच्छा करूं, मुझे ज्यादा फंड्स मिले। यार व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, जो हमारा मेन है, उसका एम्फेसिस तो तुमने उसको तो दिया ही नहीं इंपॉर्टेंस। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। मैंने तुमको बताया था ना, डिपार्टमेंट के अंदर का कोऑर्डिनेशन विल बी टू गुड, लेकिन डिपार्टमेंट अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बीच का कोऑर्डिनेशन है ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग समझना। फॉर एग्जाम्पल, दो डिपार्टमेंट है, एक है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट और दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेल करें, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा तभी तो सेल कर पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं दोनों डिपार्टमेंट्स का जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है ना, वो बीच में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिले ताकि मैं प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकूं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड्स देना ही नहीं चाह रहा। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, इनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाते हैं, ये अलग अलग चीजें डिमांड करने लग जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर पाती है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, दिस में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी as people with same skills and knowledge base may develop a narrow perspective and thus एक सेकेंड, एंड दस कहाँ गया भाई, ये रहा, हैव डिफिकल्टी इन अप्रिशिएटिंग एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो लोग इतना स्पेशलाइज्ड है उस फील्ड में, उनको लगेगा जो काम हम कर रहे हैं ना, दैट इज बेस्ट। वो कुछ भी नया अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। जब एक प्रोडक्शन मैनेजर अपने स्टाइल से प्रोडक्शन कर रहा है, करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, फिर आप उसको बोलो नहीं ये कर, तो क्या बोलेगा, तुम मुझे सिखाओगे, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, राइट। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो वो नया मतलब सेम स्किल और नॉलेज के थ्रू चलना चाहते हैं, वो नया अडॉप्शन नहीं करना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, सुटेबिलिटी। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुटेबिलिटी वाला पॉइंट है ना बेटा, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में ना सुटेबिलिटी आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गॉड नोज व्हाई। सी व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के डाइवर्स फंक्शंस हैं, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि उस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग प्रोडक्ट बनाने, नहीं, प्रोडक्ट बनाने हैं तो गो फॉर डिविजनल, अगर अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो तो गो फॉर डिविजनल। लेकिन एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी अलग अलग एक्टिविटीज हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू ऑप्ट फॉर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल व्हेन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जिसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है। इस केस में आपको कौन सा स्ट्रक्चर लेना चाहिए, इस केस के अंदर आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर लेना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है डेलीगेशन, ठीक है। ओके बच्चे, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा टॉपिक है, ठीक है, डेलीगेशन। अब बच्चों को सबसे पहले दिक्कत आती है, यार मैम ये डेलीगेशन का मतलब क्या है आखिर। मैं एक चीज और हाईलाइट करके देखती हूँ, ये देखो, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेलीगेशन का मतलब क्या है, जब एक बॉस अपने सुपीरियर को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, जब एक बॉस अपने सुपीरियर को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डेलीगेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, उसको हम लोग डेलीगेशन बोलते हैं, ठीक है। जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या बोलता है, कुछ भी पास ऑन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं, राइट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से काम करना है ना, तो बिना डेलीगेशन के काम नहीं हो सकता। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से काम करना चाहती है तो बिना डेलीगेशन के नहीं हो सकता। इट इज प्री रिक्वेसाइट टू एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्री रिक्वेसाइट मतलब
पहली रिक्वायरमेंट है, ये नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। सो इट इज अ प्री रिक्वेसाइट, मतलब अर्ली रिक्वायरमेंट की ये होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर सकता है। तो डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या है बेटा? डेलीगेशन इज प्री रिक्वेसाइट फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट, कि अगर हम अच्छी तरह से करना चाहते हैं मैनेजमेंट को तो हमको डेलीगेट करना ही पड़ेगा। मैनेजर तो भाई ऐसे ठान के बैठ जाए, भाई हम सब काम कर लेंगे, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, भाई नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सारा काम मैनेजर खुद। वो अगर ऐसे अकड़ में रह जाएगा ना, नहीं मैं किसी को पार नहीं दूंगा, मैं किसी को कुछ काम नहीं करने दूंगा, सब काम मैं करूंगा, कर ले भाई, कर ले, तू ही ओवरबर्डन हो जाएगा, तू ही ओवरबर्डन हो जाएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है, तू ही ओवरबर्डन हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है कि हाँ मैम सही है, राइट, सिंपल सा लॉजिक है, डेलीगेशन करना जरूरी होता है। तो डेलीगेशन क्या हो गया? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इट इज प्री रिक्वेसाइट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया? ये दोनों के लिए जरूरी है। देखो मैं भी ओवरबर्डनड हूं, मैं भी फ्री हो जाऊंगी, और हमारा जो एम्प्लॉय उसको भी लगेगा सेंस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, क्या है वो लाइन? यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। इट ऑल्सो सेटिस्फाई द सबऑर्डिनेट नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड देम विथ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव, कि वो उसको भी लगेगा कि अब मुझे कुछ करना है। ठीक है, उसको भी लगेगा कि मुझे कुछ करना है, और वो भी अच्छी तरह से क्या कर सकता है? काम कर सकता है। आई क्या बात समझ में? वो उसका भी मोटिव सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारे मैनेजर का भी मोटिव सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है क्या? समझ आ गया? तो डेलीगेशन में ये लाइंस आपको हेल्प करेगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है डेलीगेशन का और ये लाइन कहीं लिखी है तो हमको पता है कि हमको क्या लिख के आना है आंसर में, हमको डेलीगेशन लिख के आना है। ठीक है, अगर डेलीगेशन का कोई एमसीक्यू आ जाता है और उन एमसीक्यू के अंदर ये वाली लाइंस लिखी है तो आपको पता होना चाहिए कि इन लाइंस का मतलब है कि हमको क्या लिख के आना है बच्चा पार्टी? इन लाइंस का मतलब है कि हम लोगों को आंसर में डेलीगेशन लिख के आना है। इज इट क्लियर? और अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये देखो, ये ब्लू बॉक्स के अंदर आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन दे रखी है। डेलीगेशन इज अ प्रोसेस अ मैनेजर फॉलो इन डिवाइडिंग द वर्क असाइन टू हिम सो दैट ही परफॉर्म दैट पार्ट ऑफ वर्क which only he become of his unique organizational placement can perform effectively and so that he can get others to help with what remains। ठीक है, बेसिक मीनिंग ये है कि डेलीगेशन का मतलब वर्क को आगे बढ़ाना, डिवाइड करना, सो दैट मैनेजर इंपॉर्टेंट वर्क पे फोकस कर सके और जो बाकी के एम्प्लॉय है वो दूसरे जो भी ऑपरेशनल नेचर के काम है वो कर सके। ठीक है, आ गया समझ में? अब आगे देखो, ये लाइन भी बहुत आती है, ये देखो, इट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मियरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब सिंपल सा लॉजिक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम डेलीगेट करते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये आपकी लिमिट है, आपको इसके अंदर रह के काम करना है। सिंपल, ये आपकी लिमिट है और आपको इस लिमिट के अंदर रह के ही काम करना है। सिंपल आई बात समझ में? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। सी देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स बच्चा पार्टी? देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, व्हाट आर दोस 3 एलिमेंट्स? सबसे पहला एलिमेंट हमारा है अथॉरिटी। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर्स टू टेक डिसीजन। ठीक है, मेरा राइट कि मैं किसी को कमांड कर सकूं। तुम्हारी क्लास टीचर ने तुमको मॉनिटर बना दिया और तुमको कुछ राइट दिए, तो तुम्हारा राइट कि तुम किसी को बाहर निकाल सको, तुम किसी को 2 उठा के रख सको, वो तुम्हारा राइट है ना? तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज अथॉरिटी, जो तुमको पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, अथॉरिटी तुमको पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल to command his subordinate and to take action within the scope of his position, कि भाई ये मेरी अथॉरिटी है, मुझे इतना राइट दिया गया है, राइट, ये मेरी अथॉरिटी है, मुझे इतने पावर्स दिए गए हैं, मुझे इतने पावर्स दिए गए हैं कि मैं एक एम्प्लॉय को ये काम करवा सकता हूं और उसको ये कमांड कर सकता हूं। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, जब आपको एक पावर दिया जाता है तो आप उसको अथॉरिटी बोलते हो और ये पावर्स आपको आपकी पोजीशन से रिलेटेड मिलता है। ठीक है, ये पावर किससे रिलेटेड होगा? पोजीशन से रिलेटेड होगा। और एक चीज और बहुत ध्यान रखने वाली यहाँ पे लाइन लिखी है, ये देखो। ठीक है, ये देखो, अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड
स्केलर चेन, मतलब जो स्केलर चेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है ना, लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चेन का मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी ही तो होता है ना, तो लाइन ऑफ अथॉरिटी जो चल रही है उसके बेसिस पर ही आपको अथॉरिटी दी जाएगी। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोस्ट टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट, सिंपल। क्लियर हो गया है सब लोगों को? एक लाइन और मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, उसको भी आप एक बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइन है। ठीक है, ये देखो एक बार, सिंपल सी लॉजिक है। अथॉरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप वेयर द सुपीरियर कम्युनिकेट हिज डिसीजन टू द सबऑर्डिनेट। अच्छे से समझना, अथॉरिटी क्या है, एक ऐसा सुपीरियर सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप बनाता है जिसमें बॉस अपने एम्प्लॉय को कमांड दे रहा है, बदले में उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उस कमांड को पूरा करे, जो उसको ड्यूटी दी गई है वो उसको पूरा करे, एक्सपेक्टिंग कंप्लायंस फ्रॉम हिम। समझ रहे हो कि एक्सपेक्ट क्या कर रहा है बदले में, कि वो उसको पूरा करेगा। समझ रहे हो अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब है कि सुपीरियर का कमांड देने का राइट, और बदले में ये उम्मीद रखना कि एम्प्लॉय उस कमांड को फुलफिल करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है बच्चा पार्टी? सेकंड पॉइंट हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, मैंने तुमको कोई काम दिया तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल। अगर मैंने तुमको कोई काम दिया है तो वो क्या है आप लोगों की? वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म अ असाइन्ड ड्यूटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन है कि जो उसको काम दिया गया वो उसको कंप्लीट करना है, सिंपल। अगर मैंने तुमको कोई काम दिया कि होमवर्क कल करके दिखाना, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। अगर तुमको कोई भी काम दिया गया है कि भाई ये काम तुमको कल करके मुझे दिखाना है, तो दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको वो काम क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा ना, देयर इज नो ऑप्शन। आपको मैंने ऑप्शन थोड़ी दिया है कि चलो ये काम करना ये मत करना, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब योर ड्यूटी, जो आपको करनी पड़ेगी और करके मुझे देना भी पड़ेगा वो काम। अगर टीचर अपने स्टूडेंट को वर्क दे रहा है, दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो काम करके आपको मुझे वापस देना है, तो हम ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी टॉप से बॉटम आती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाती है। समझ रहे हो? अथॉरिटी मतलब पार्स, पार्स मैंने मॉनिटर को दिए थे, मतलब टीचर ने मॉनिटर को पार्स दिए, तो वो क्या हुआ? टॉप टू बॉटम। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम कंप्लीट करोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो तुम मुझे दोगे, राइट? तुमको मैंने होमवर्क दिया, तुमको कंप्लीट करके मुझे देना है, तो ये क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा बन जाएगा बॉटम टू टॉप। अथॉरिटी इज टॉप टू बॉटम, ठीक है, एंड ये वाला बॉटम टू टॉप। क्लियर है क्या? क्लियर? तो ये हमारा किससे राइज होगा बेटा? ये हमारा इसीलिए राइज हो रहा है, अरे कहाँ गया ये रहा, ये हमारा इसीलिए राइज हो रहा है क्योंकि मैं सुपीरियर हूं, तुम सबऑर्डिनेट हो, मैंने तुमको काम दिया है, तुमको पार्ट्स भी दिए, तुमको काम तो करना ही पड़ेगा, सिंपल। मैंने तुमको काम दिया, तुमको पार्ट्स दिए, तुमको काम तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो इफ नो बट, खत्म काम। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यस, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अकाउंटेबिलिटी। भाई अकाउंटेबिलिटी में ना मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। अगर कोई काम तुमको दिया गया है तो उसके लिए आंसरेबिलिटी किसकी होगी ये बताओ? उसके लिए आंसरेबिलिटी किसकी होगी ये बताओ? देखो, अथॉरिटी मिलती है तुमको तुम्हारी पोस्ट से, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है क्योंकि तुमको अथॉरिटी मिल रही है, समझ रहे हो? अथॉरिटी मिलती है तुमको तुम्हारी पोस्ट से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है क्योंकि तुमको अथॉरिटी भी मिली है, इसीलिए तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, राइट। तीसरा तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कब क्रिएट होती है? जब तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, समझ रहे हो? तो ये तीनों चीजें लिंक्ड है। जब तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी अपने आप क्रिएट हो गई। अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो रही है, अथॉरिटी पोजीशन की वजह से आ रही है। फिर से समझना, अथॉरिटी क्यों आ रही है? पोजीशन की वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिल रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है हम लोगों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है हमारी अथॉरिटी की वजह से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी क्यों मिल रही है? अकाउंटेबिलिटी आपको मिल रही है
क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। अकाउंटेबिलिटी हमारी आंसरेबिलिटी है। जब भी हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो हम उसके लिए अकाउंटेबल बन जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है एम्प्लॉई, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी undoubtedly empowers an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for the outcome. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कभी भी अकाउंटेबिलिटी फुल्ली डेलीगेट नहीं कर सकते हम। ठीक है, कभी भी हम लोग अकाउंटेबिलिटी को फुल्ली डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या बेटा? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अकाउंटेबिलिटी को फुल्ली डेलीगेट कर सको। जवाबदारी तो आपकी रहेगी ना, जवाबदारी तो बेटा आपकी रहेगी। समझ रहे हो क्या? जवाबदारी तो आपकी फिर भी रहने वाली है। इज इट क्लियर? जल्दी से एक बार मुझे बता दो, इज इट क्लियर? बेटा जवाबदारी ना आपकी फिर भी रहेगी। क्यों रहेगी पता है? क्योंकि अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी आपकी है, काम आपको सौंपा गया है। अब फॉर एग्जांपल मम्मी ने बोला कि बेटा घर का ध्यान रखना, ठीक है, मम्मी ने बोला कि घर का क्या रखना? ध्यान रखना, ठीक है। अब तुमने अपने छोटे भाई को बोला कि देख तू ध्यान रखना, कुछ गलती हो गई, मम्मी किसको पकड़ेगी? छोटे भाई को। आप ये बोल दोगे कि मैंने मेरे छोटे भाई को दे दिया था ना मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया जो भी किया, इसने किया जो भी किया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती बेटा, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी हमेशा आप ही की रहने वाली है। ठीक है, देखो एक बार क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं पूरा। तीन चीजें हैं, पहली अथॉरिटी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तीसरी अकाउंटेबिलिटी। तीन चीजें हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, यहां देखो मीनिंग देखो क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब मेरा पार, मेरा राइट, कि मैं तुमको कमांड दे सकूं, निकल जाओ हमारे रूम से बाहर, कमांड है, कमांड देने का राइट है, तो राइट टू कमांड हमारा अथॉरिटी कहलाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कोई काम तुमको दिया गया, टास्क दिया गया, असाइंड टास्क, उसको क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे। अब व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी, मतलब अगर आपकी जवाबदारी बन गई, ठीक है, आपको काम दिया गया तो उसकी जवाबदारी आपकी बनेगी ना। आपको काम दिया गया तो उसकी जवाबदारी क्या है? आपकी बनेगी, राइट। तो आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क, सिंपल। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का, अच्छा इसका देखो, डेलीगेशन अथॉरिटी का तो हो सकता है, अथॉरिटी को आप नीचे भेज सकते हो, भाई भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी, सॉरी, अथॉरिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं, इट कैन बी डेलीगेटेड। ठीक है, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं। अगर मुझे कोई टास्क दिया गया है, मैं वो टास्क आगे दे सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्री हो गई, नहीं, इट कैन बी डेलीगेटेड बट नॉट एंटायरली। तो आपको क्या लिखना है? कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी में आपको क्या लिखना है? कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, हम आंसरेबिलिटी थोड़ी पूरी तरह से क्या कर देंगे? हम आंसरेबिलिटी पूरी तरह से नहीं आगे दे सकते हैं। आई क्या बात समझ में? ओरिजिन देखो, अथॉरिटी जो है वो आपकी पोजीशन की वजह से आपको मिल रही है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अथॉरिटी की वजह से मिल रही है, आंसरेबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह वजह से क्रिएट हो रही है। फिर समझो, अथॉरिटी आपको अपनी पोजीशन की वजह से मिल रही है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपको अथॉरिटी मिली है इसीलिए आप रिस्पॉन्सिबल बने हो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी वो इसीलिए हुई है क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आई बात समझ में? तो ये हमारा होता है क्या कि अराइज कैसे हुआ। अब फ्लो देखो, कौन कहां से किधर फ्लो होगा, देखना, अथॉरिटी ऊपर से नीचे, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, ठीक है, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, पावर तो मैं तुमको दे रही हूं ना, तो अथॉरिटी तो डाउनवर्ड जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी भी अपवर्ड ही जाएगा। तुम मुझे आंसर करोगे ना, मैं थोड़ी तुमको आंसर करूंगी, तुम मुझे आंसर करने वाले हो ना, मैं तुमको थोड़ी आंसर करने वाली हूं। ठीक है, यस, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा हो गया
ठीक है, ये चीजें हमने देख ली कि भाई पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन अगर हम बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। यस, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का, इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर हम डेलीगेट करते हैं तो हम चीजों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, है ना। अगर हम डेलीगेट करते हैं तो हम चीजों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और बेसिकली डेलीगेशन दो लोगों के बीच में हो रहा है, डेलीगेशन दो लोगों के बीच में हो रहा है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, ए ने बी को दिया, तो डेलीगेशन दो लोगों के बीच में हो रहा है। हम इजीली चीजों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एम्प्लॉय को पावर देंगे ना, जब एम्प्लॉय को एम्पावर्ड फील करवाएंगे तो वो अच्छी तरह से काम जरूर करेगा। ठीक है, by empowering the employee, the managers are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on important matters। अब ऑब्वियस सी बात है यार, मैनेजर इंपॉर्टेंट कामों पे फोकस कर पाएगा, वो फ्री रहेगा, वो अपने एक्शंस खुद डिसाइड कर पाएगा, उधर एम्प्लॉय भी फ्री है, अपने डिसीजन खुद ले पाएगा, तो हम चीजों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, हम चीजों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एक बात बताओ, जब आपको काम दिया ही नहीं जाएगा तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो आप ही बता दो। जब आपको काम ही नहीं दिया जाएगा तो आपका डेवलपमेंट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब डेलीगेट होगा, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो वो सीखेगा ना, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे तो वो सीखेगा कैसे। ठीक है, तो डेलीगेशन की वजह से एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो उस अपॉर्चुनिटी में अपना टैलेंट को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, अपनी एबिलिटीज को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, ताकि वो खुद को क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, वो खुद को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इज इट क्लियर। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब ही विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड दिस मे गिव राइज टू लेटेंट एबिलिटीज इन देम। मतलब अपनी छुपी हुई काबिलियत को पता लगाने में उनकी हेल्प यहाँ पे वो कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, वो अपना स्किल, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस सब चीजों को दिखा पाएगा और हायर पोस्ट के लिए भी रेडी हो जाएगा। क्लियर। ओके, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या बोलता है, सिंपल सी बात है, डेलीगेशन हेल्प करता है। और ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं तुमको कोई काम दूंगी और तुम अपना टैलेंट उसके अंदर दिखा पाओगे तो तुमको मोटिवेशन मिलेगा या नहीं। सिंपल सी बात है, ये साइकोलॉजिकल चीज है, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, मैं एक साइकोलॉजिकल चीज बोल रही हूँ। जब हम क्लास में किसी को मॉनिटर बनाते हैं, उसको अथॉरिटी देते हैं, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा ना, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी ना। सिंपल सा लॉजिक है, इट इज नॉट मियरली शेयरिंग ऑफ दी वर्क, या मुझे फ्री होना था इसीलिए मैंने मॉनिटर बना दिया। नो डाउट, हाँ क्लास टीचर फ्री हो गया मॉनिटर बनाने के बाद, लेकिन उस मॉनिटर को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट है ये इसके अंदर, कि उसको मोटिवेशन मिलेगा तो वो एम्प्लॉय अच्छी तरह से काम कर पाएगा, अपने आप को इंप्रूव कर पाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, है ना, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा उसका। तो यहाँ पे मोटिवेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब हम डेलीगेशन करते हैं, जब हम ट्रांसफर करते हैं काम को, तो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, वो अपना टैलेंट यूटिलाइज करता है और उसके अंदर क्या होता है, ये देखो एक लाइन लिखी है, ये रहा, responsibility for work build the self esteem of the employee and improve his confidence। उसको काम मिलेगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, बढ़ेगा, और उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्लियर है क्या सब लोगों को, मैंने येलो से कर दिया हाईलाइट, चलो कोई ना, अपने ही तो है। ठीक है, समझ आना, यहाँ मुझे ब्लू से करना था, मैंने येलो से कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट समझो, फैसिलिटेशन ऑफ द ग्रोथ। नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन ऑफ द ग्रोथ। अगर हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेला पर्सन ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपको आपकी साइज को ग्रो करना है ना, आपको वर्क डिवाइड करना पड़ेगा। अगर अंबानी जी बोलते कि मैं तो सब काम खुद ही कर लूंगा, तो क्या रिलायंस आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती। क्या रतन टाटा जी बोलते हैं कि भाई मैं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सब काम खुद करूंगा, कुछ भी आगे ट्रांसफर नहीं करूंगा, सब मैं ही संभालूंगा, तो क्या टाटा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता आज।
तो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि व्हेन वी डेलीगेट ना, तो डेलीगेशन से हम एक्सपांशन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेलीगेशन हेल्प्स इन एक्सपांशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स टू टेक द लीडिंग पोजीशन इन द न्यू वेंचर। सिंपल, ट्रेंड हो जाएंगे ना, वो ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होंगे तो वो सिग्निफिकेंट रोल्स ले सकते हैं। सिंपल, इज इट क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सिंपल सी बात है यहाँ पे, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। ओके, हिरार्की का मतलब क्या होता है पता है, वो लेवल्स, टॉप मिडिल लेवल। एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, ये टॉप मिडिल और लोअर, ठीक है, ये कैसे बने? ये कैसे बने? ये पार्ट्स के बेसिस पर ही तो बने हैं, ये पार्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर ही तो बने हैं। तो ये डेलीगेशन हुआ है तभी तो ये टॉप मिडिल लोअर लेवल बने हैं ना, समझ रहे हो? ये जो लेवल्स बने हैं ये हमारे किसके बेसिस पे बने हैं बेटा? ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के बेसिस पर ही तो बने हैं। डेलीगेशन हुई तभी तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बना ना, अगर डेलीगेशन होता ही नहीं, अगर डेलीगेशन होता ही नहीं तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी नहीं होता। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स ही नहीं होते, समझ रहे हो? ठीक है, तो डेलीगेशन हुआ इसीलिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या हुआ, बना, और इसी के बेसिस पे मैनेजमेंट की हिरार्की बनी है। सिंपल, क्लियर? सबको क्लियर? आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट पे आ जाए, लास्ट पॉइंट पे आ जाए, बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इधर देखो, हमारे जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब हमारा ये जो एलिमेंट है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स है ना, ये हमारे जो एलिमेंट्स है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसके बेसिस पे हम क्लियरली पार्ट्स, ड्यूटीज, आंसरेबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, सबको पता है कि मैं किसको आंसरेबल हूं, सबको पता है कि मेरा क्या टास्क है, मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या काम करना है, मेरी किस पोस्ट से रिलेटेड ड्यूटी है, सबको पता है। तो इससे क्या होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा। अगर मुझे पता है, अगर मम्मी फॉर एग्जांपल घर से मतलब कहीं बाहर जा रही है घूमने के लिए या कहीं पे भी किसी काम से, और घर में 4 भाई बहन हो, तो एक को बोल के गई कि तू झाड़ू लगा देना, तू घर का ध्यान रखना, तू बेडशीट चेंज कर देना, भाई आएगी उसका ध्यान रखना, तो ये सबको क्लियर है कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। मम्मी आके जिस जिसको जो जो ड्यूटी दी है उससे वही वही पूछेगी, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप बन जाएगा, है ना। सबको पता है क्लियरली कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे मम्मी आएगी तो मुझे मैं आंसरेबल हूं इसके लिए। तो सिंपल सी चीज है, हर बंदे को अपनी पार्ट्स, ड्यूटी, आंसरेबिलिटी पता है रिलेटेड टू द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे ओवरलैपिंग भी नहीं होगा और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? क्लियर? तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स आए? 6 पॉइंट्स हमारे पास किसके आए थे बेटा? 6 पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के आए थे। पहला है हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा है हमारा क्या, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। फोर्थ है हमारा फैसिलिटेशन ऑफ द ग्रोथ। फिफ्थ है हमारा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, और सिक्स्थ है हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चा लोग, हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी सेंट्रलाइजेशन देखा। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन बोलता है कि जब सारी चीजें अपने हाथ में रखी जाए, और डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है जो सारी चीजें सारे लोगों को दे दी जाए, ठीक है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हैं, मतलब आगे ट्रांसफर कर देते हैं, डेलीगेट करते करते ही डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, डेलीगेट करते करते ही क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो बस आप ड्यूटीज को आगे डेलीगेट करते रहिए, और आपको क्या करना है, आपको आगे डेलीगेट क्या करना है, ड्यूटीज को डेलीगेट करते करते जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास पार्ट्स आ जाते हैं ना, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है यहाँ पे कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आया ना, सबके माइंड में क्वेश्चन आया। तो देखो, जब ए बी को दे तो दिस इज डेलीगेशन, जब ए बी को दे, बी सी को दे, सी डी को दे, ठीक है, तो दिस इज
डिसेंट्रलाइजेशन। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे तो डेलीगेशन, जब ए बी को दे, बी सी को दे, सी डी को दे तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। जब ट्रांसफर करते करते, ठीक है, ठीक है, जब ट्रांसफर करते 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 बात आगे तक चली जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब ट्रांसफर करते करते हम बहुत आगे तक पहुंच जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। आई बात समझ में सब लोगों को? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इट इज सिस्टमैटिक डेलीगेशन, कुछ नहीं, डेलीगेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म इज डिसेंट्रलाइजेशन। यहां देखो ना, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। कुछ पार्ट्स अपने पास रख दिए, बाकी सब दे डाले, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, यही काम कर रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं हम लोग। जब थोड़े पार्ट्स मैनेजर ने अपने पास रखे, बाकी सब दे डाले कि जाओ तुम तुम्हारे डिसीजन खुद ले लो। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन। इज इट क्लियर? अब इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों है, सेम चीज है, लेकिन जब दो पर्सन की बात हो रही है तो वो डेलीगेशन कहलाएगा, और जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में नीचे तक जा रही है बात तो उसको हम लोग डेलीगेशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो सिंपल सा पहला पॉइंट क्या है, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग दी सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन से, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, सबऑर्डिनेशन में इच्छा होती है काम करने की यार, कि मुझे इस लायक समझा गया, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जितने भी सबऑर्डिनेट्स है सब में क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ हमको काम दिया गया, हमको सपोर्ट किया गया। ठीक है, तो इससे इस मतलब ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा है, क्या है बेटा, इनिशिएटिव का प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब देखो, जब तक तुम एम्प्लॉय को काम सिखाओगे नहीं, वो फ्यूचर में काम को करेगा कैसे? तुम उसको प्रोटेक्ट करके रखोगे, कुछ नहीं सिखाओगे तो वो काम करेगा क्या? जब तक टीचर आपको हाथ पकड़ के लिखवाता रहेगा ना, आप लिखना नहीं सीख पाओगे। ठीक है, कभी तो हाथ छोड़ना पड़ेगा ना। पापा गाड़ी सिखाते तो क्या हमेशा पकड़ के चलवाएंगे क्या? कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो तुम आगे फ्यूचर में जाके अपनी गाड़ी खुद चला पाओगे। तो यहाँ पे भी उसी की बात हो रही है कि जब तक एम्प्लॉय को पकड़ के चलाओगे तब तक वो नहीं चलेगा, उसको फ्री छोड़ो, उसको छोड़ दो, डिसेंट्रलाइज कर दो उसको, ताकि अपना काम खुद कर सके और अपने आप को डेवलप कर सके। उनको प्रूव करने का मौका तो दो। डिसेंट्रलाइजेशन उनको क्या देता है, प्रूव करने का मौका देता है कि मैं क्या कर सकता हूं, चैलेंजिंग पोजीशन को एक्सेप्ट करने का मौका देता है कि यस दिस इज माय वर्थ। ठीक है, ठीक है, दिस इज माय वर्थ और मैं ये करना चाहता हूं। ठीक है, दिस इज माय वर्थ, ये मैं कर सकता हूं। ये तभी तो पता चलेगा ना बेटा जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा ही नहीं तो ये चीज तो पता ही नहीं चल पाएगी। जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होगा ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे फिर? क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देखो देखो, अगर सपोज मैनेजर हूं, मैं सारे पार्ट्स अपने पास लेके बैठ जाऊं कि नहीं मैं तो सारे डिसीजन खुद ही लूंगी, भाई दिन बीत जाएंगे, दिन बीत जाएंगे तुम्हारे काम करते करते, लेकिन काम नहीं पूरा होगा। अगर डिसेंट्रलाइज करोगे तो डिसीजन भी क्विकली ले पाओगे, सब अपने अपने पोस्ट से रिलेटेड डिसीजन खुद ले लें। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन पास होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसीजन हर लेवल पे अपने लिए जा रहे, डिसीजंस आर टेकन एट लेवल्स व्हिच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मेनी लेवल्स। देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ठीक है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोसेस है वो क्या बन जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। इसीलिए हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो है वो है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, हमारा क्या है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो ऊपर वाला भी फ्री रहेगा ना यार, टॉप मैनेजमेंट भी फ्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनको फ्रीडम दे दी गई है तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा।
क्लियर, वो अपने इंपॉर्टेंट कामों पे फोकस कर सकता है। ये देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो लीव द टॉप मैनेजमेंट विद मोर टाइम, ठीक है, विच दे कैन डिवोट टू इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन rather than occupying their time with both policy as well as operational decision। ठीक है, अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो बेचारे को सारा काम खुद करना पड़ेगा, लेकिन अगर डेलीगेशन हो रहा है तो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन पे फोकस करे ना, और क्या, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सेम से पॉइंट है, डेलीगेशन में यही पढ़े थे, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है, ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना राइट देना पड़ेगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं बढ़ सकती है। बेटर कंट्रोल, अगर आप डेलीगेशन करोगे ना तो आप इजीली कंट्रोलिंग भी कर पाओगे, किसने काम किया, कौन है जिसने काम नहीं किया, ठीक है, किसने काम किया और कौन है जिसने नहीं किया, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच एंड एवरी लेवल, ठीक है, एट ईच एंड लेवल, एंड द डिपार्टमेंट्स कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट। हर डिपार्टमेंट अपने काम के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, कि उसको अपने डिपार्टमेंट का काम देखना है, उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, राइट और रॉन्ग। आप बताओ, सबको समझ आ गया, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने आज डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली विद एनसीईआरटी के पॉइंट। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है बच्चा, तो हमारे बहुत सारे बैचेस टर्म 2 के आने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तीनों में बैचेस आ रहे हैं हमारे, सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर लो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यू कैन यूज TEEPI। दीज बैचेस हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च, ठीक है, एंड ये हमारे अभी आने वाले हैं, मतलब टर्म 1 के ये तो क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं और टर्म 2 के हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन सिक्योर नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लो, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 मंथ का बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। प्री स्पेशल क्लासेस, ये जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, आज रात में है हमारी, है ना, ये स्पेशल क्लास आज रात में हमारी है। कितनी बजे है बेटा, ये हमारी है 10:15। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है ना, उसमें जाके आपको कोड लगाना है DEEPI, वो फ्री अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। इससे होगा क्या पता है, आप फ्री में क्लास अटेंड कर पाओगे, आप रियल टाइम इंटरेक्शन कर पाओगे, क्वेश्चंस डाउट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हो, वहां पे लाइव पोल्स में अटेंड कर पाओगे, परसेंटेज वगैरह सब आ जाता है, और लीडर बोर्ड पे अपना नाम भी देख पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक